अध्याय एक एक गोली भगवान की यादें। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लॉन्ग चेन। मैं स्वर्ग की ओर देखता हूँ, अहंकारी 9 स्वर्गों के अद्वितीय गोली भगवान लॉन्ग चेन। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे हर कोई धोखा देता है और धमकाता है, एक रीढ़ विहीन बेकार अपंग जो खेती करने में असमर्थ है, लॉन्ग चेन। उसका दिमाग उलझन में था और साथ ही उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। लॉन्ग चेन अपने दिमाग के अराजक विचारों को रोक नहीं पाया और दर्द से कराह उठा। चेनेर, तुम आखिरकार जाग गई हो। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। अगर तुम अपनी ताकत का बखान करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध क्यों करना पड़ा? लॉन्ग चेन के कान के पास एक दयालु और कोमल आवाज सुनाई दी। वह आवाज खुशी और सांत्वना से भरी थी, लेकिन अंत में वह भावनाओं से भर गई। लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ होने लगी और उसके सामने एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह महिला 30 साल की लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों में कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खा रही थीं। वर्तमान में यह महिला आंसू भरी नजरों से लॉन्ग चेन को देख रही थी, जो प्यार से भरी हुई थी, जिससे लॉन्ग चेन के दिल में गर्मजोशी का एहसास हुआ। बेटा, तुमने अपनी माँ को बहुत डरा दिया। जैसे जैसे महिला बोलती गई, उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। माँ? लॉन्ग चेन ने इस परिचित लेकिन अजीब चेहरे को देखा। उसने संदेह से यह एक शब्द कहा। उसका चेहरा उलझन से भर गया। बच्चे, अपनी माँ को मत डराओ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? महिला का चेहरा तुरंत घबरा गया। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति महिला के पास दिखाई दिया। उसने लॉन्ग चेन की जांच की और उसने कहा, श्रीमती लॉन्ग चेन के सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी है, इसलिए संभव है कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए थोड़ा आराम करने की जरूरत होगी। ज्यादा चिंता न करें, अभी अभी मैंने युवा मास्टर को कुछ दवा दी है। औषधीय ऊर्जा अभी भी पूरी तरह से घुली नहीं है, इसलिए युवा मास्टर को बस थोड़ा और आराम करने दें। मिसेज लॉन्ग ने चिंता से लॉन्ग चेन की तरफ देखा। अनिच्छा से उसने अपना सिर हिलाया और बुजुर्ग आदमी के पीछे कमरे से बाहर चली गई। लॉन्ग चेन ने बुजुर्ग व्यक्ति को दूर से महिला को धीरे से सलाह देते हुए सुना, श्रीमती लॉन्ग, यह तथ्य कि युवा मास्टर लॉन्ग अपनी जान बचाकर वापस लौटने में कामयाब रहे, पहले से ही असीम रूप से भाग्यशाली हैं। उन्हें ज्यादा मजबूर न करें। श्रीमती लॉन्ग ने कांपते हुए उत्तर दिया, मास्टर कीमियागर का मतलब यह है कि मेरा बेटा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे कीमियागर कहा जाता था, ने आह भरी। युवा मास्टर के पिछले मस्तिष्क को बहुत तेज झटका लगा। सच कहूं तो जाग पाना पहले से ही बहुत भाग्यशाली है, हालांकि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में उनकी याददाश्त खोना बहुत संभव है। दोनों लोग धीरे धीरे दूर चले गए, इसलिए लॉन्ग चेन अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता था। लेकिन जो बात उसे मुश्किल से सुनाई दे रही थी, वह थी मिसेज लॉन्ग की सिसकियों की आवाज। लॉन्ग चेन ने ऊपर छत को शून्य दृष्टि से देखा, क्योंकि उसे पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था, विशेष रूप से उसके सिर के पीछे, जो सूजन और पीड़ा से फट रहा था। आखिर हुआ क्या? मैं लॉन्ग चेन हूं और इसलिए श्रीमती लॉन्ग मेरी मां हैं। मुझे ऐसा अपरिचित एहसास कैसे हो सकता है? और ये सारी उलझन भरी यादें, ये कहां से आईं? मुझे याद है कि मैं एक घमंडी, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूं। लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं अक्सर परेशान और लूटा जाने वाला एक कड़वा कचरा हूं। पिल गॉड लॉन्ग चेन, ट्रैश लॉन्ग चेन। असली मैं कौन हूं? क्या मैं पिल गॉड का पुनर्जन्म हूं?
या मैं पिल गॉड की आत्मा और ट्रैश कमजोर का मिश्रण हूं? लॉन्ग चेन के दिमाग में अनथीन सवाल उमड़ रहे थे। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लॉन्ग चेन हूं। चाहे मैं पिलगॉड लॉन्ग चेन हूं या बूढ़ा अपंग लॉन्ग चेन, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूं। मेरे पास दो तरह की यादें हैं जो आपस में मिल गई हैं। मैं इस तरह की पागलपन भरी समस्या को कैसे ठीक कर सकता हूं? इसके बजाय अब मुझे जो करने की जरूरत है वह है खुद को जल्द से जल्द ठीक होने देना। अपने शरीर की मौजूदा स्थिति को समझते हुए उन्होंने तुरंत कई फ्रैक्चर देखे। उनकी 3 पसलियां टूटी हुई थीं, एक हाथ 2 जगहों से टूटा हुआ था, और सबसे गंभीर बात यह थी कि उनका पिछला मस्तिष्क इस हद तक घायल हो गया था कि उनके सिर का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। वह निश्चित रूप से एक बेहद क्रूर हमले का शिकार था। हाँ, हालांकि मेरे पास ऊर्जा को संघनित करने का कोई तरीका नहीं है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर के 30 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी धुंधली यादों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, खासकर गोली साधकों के लिए। लाभ लाभ। चाहे वह गोली भगवान का पुनर्जन्म था या उसकी आत्मा में गोली भगवान की यादों का मिश्रण था, वर्तमान में उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ था। गोली देवता पहले ही एक पूरा जीवन काल जी चुका था और अब उसे एक असाधारण रूप से मजबूत आत्मा प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। आखिर यह किस प्रकार की अद्भुतता थी! हालांकि जब उसने अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की तो उसके हाव भाव बदल गए। मेरी आध्यात्मिक जड़ निकाल ली गई है। मेरे पेट की आत्मा की हड्डी का भी एक टुकड़ा गायब है, जो लगता है कि खोदकर निकाला गया है। और मेरे दिल में एक छेद है। आखिर कौन इतना निर्दयी होगा और मेरी आत्मा की जड़, आत्मा की हड्डी और आत्मा का खून ले जाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं साधना नहीं कर सकता। लॉन्ग चेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसके पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब यह इतनी मजबूत थी कि वह तुरंत यह रहस्य समझ सकता था कि वह क्यों एक अपंग था जो साधना नहीं कर सकता था। आत्मा मूल दांटियन में स्थित था। यह सभी साधकों के लिए आधार था। आत्मा मूल के बिना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। साधना के लिए इसे अवशोषित करना तो दूर की बात थी। आत्मा रक्त एक ऐसी चीज थी जिसके साथ लोग जन्म से ही थे। यह रक्त का एक अंश था जो आपको जन्मजात प्रतिभा देता था, जबकि मूल रूप से सभी लोग इसके साथ ही जन्म लेते हैं। अधिकांश साधकों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आत्मा की हड्डी एक व्यक्ति के पेट के गड्ढे में पाई जाती थी और थोड़ी उभरी हुई होती थी। आम लोगों के पास आत्मा की हड्डी नहीं होती। साधकों में भी शायद 10,000 में से सिर्फ एक के पास ही होती होगी, जो उन्हें प्रतिभाशाली बनाता था। हालांकि लॉन्ग चेन की आत्मा की हड्डी का एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से गायब था और उस पर किसी के द्वारा खोदकर निकाले जाने के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। अगर उसकी यादें उलझी हुई नहीं थीं, तो उसे यह कैसे याद नहीं रहता कि उसके शरीर के साथ ऐसा किसने किया था। हालांकि ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत कीमती थीं, लेकिन एक बार जब ये उसके शरीर से निकल जाती तो उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें ऐसा कठोर तरीका क्यों अपनाना पड़ा? इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करने से वह व्यावहारिक रूप से मौत से भी बदतर जीवन जी रहा था। हालांकि क्रोध से और अधिक क्रोध ही पैदा हुआ, और चूंकि वह पहले से ही उन्हें याद कर रहा था, इसलिए क्रोधित होने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर होगा कि आप मुझे यह पता न लगाने दें कि यह किसने किया।
लॉन्ग चेन गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास एक आत्मा की हड्डी थी। भले ही वह एक मूर्ख था, फिर भी वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन अब कुछ नीच कमीने लोगों ने उसे एक बेकार व्यक्ति बना दिया था जो खेती करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे अपमानित होना पड़ा और लगभग सभी लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। जब लॉन्ग चेन गुस्से से भड़कने ही वाला था, कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया और एक सुंदर 13 वर्षीय युवती अंदर आई। यह लॉन्ग चेन की नौकरानी थी जिसका नाम बाओएर था। युवा मालिक, अब दवा लेने का समय हो गया है। दवा? यह कौन सी दवा है? लॉन्ग चेन की नाक हल्की सी सूंघी और उसने पूछा। यह ऐसी चीज है जिसके लिए मिसेज लॉन्ग ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह एक टाइगर बोन पिल है जो युवा मालिक की चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती है, बाओएर ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ में छोटा विस्तृत डिब्बा खोला जिसमें औषधीय गोली थी। ऐसा कहा जाता है कि यह औषधीय गोली ग्रैंडमास्टर युन क्यू से आई थी। औषधीय शक्ति बहुत मजबूत है। उस चीज को देखकर लॉन्ग चेन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस तरह के खिलौने को भी गोली कहा जा सकता है। इसका आकार बेहद असमान था और मीटबॉल जैसा लग रहा था। आकार की बात न भी करें तो भी इसका रंग पूरी तरह से काला था और इसमें चमक का नामोनिशान भी नहीं था। अगर इसमें से बहुत हल्की औषधीय सुगंध नहीं आ रही होती तो लॉन्ग चेन को शायद यह भी संदेह हो जाता कि यह भेड़ के गोबर की गेंद है। अपने हाथ में मौजूद चीज को काफी देर तक घूरने के बाद लॉन्ग चेन ने आखिरकार आह भरी। कोई व्यक्ति जो औषधीय गोली के 80% से ज्यादा सार खो चुका हो, उसे फिर भी ग्रैंडमास्टर कहा जा सकता है। लॉन्ग चेन हैरान होकर सोच रहा था कि कोई इतनी नरम और मुलायम चीज कैसे बना सकता है। गोलियों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और अद्वितीय श्रेणी। जहां तक उसके हाथ में मौजूद गोली की बात है तो वह 5 श्रेणियों में से एक भी नहीं मानी जा सकती। लॉन्ग चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दोषपूर्ण वस्तु थी। यह एक बेकार गोली थी। आमतौर पर कीमियागर निश्चित रूप से इस तरह की औषधीय गोलियां नहीं बेचते क्योंकि वे अपने ग्राहकों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अक्सर उन्हें औषधीय तरल पदार्थों में बदल दिया जाता था या सीधे फेंक दिया जाता था। युवा स्वामी, दिवास्वप्न मत देखो। इस कीमती गोली को पाने के लिए श्रीमती लॉन्ग ने पहले ही अपने कीमती गहने बेच दिए हैं। आपको जल्दी से इसे ले लेना चाहिए, बाओएर ने आग्रह किया। लॉन्ग चेन अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी मां के बारे में उसकी धारणा यह थी कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, इस हद तक कि वह प्यार में डूब गया था। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां उसकी मां मूल रूप से उसके किसी भी अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं करती थी। उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ किया था। उसने उसे कम उम्र में ही जन्म दिया था। बचपन में उसे बहुत खूबसूरती मिली थी, लेकिन अब वह मुश्किल से 30 साल की थी और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गई थीं। उन गहरी झुर्रियों को देखकर लॉन्ग चेन को पता चल गया कि उसने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया है। अपने हाथ में दवाई की गोली को देखते हुए उसने पाया कि भले ही यह एक खराब सामान था, लेकिन कम से कम इसके अंदर मौजूद दवाइयां खराब नहीं थीं। इसमें 80% से ज्यादा अशुद्धियां थीं, लेकिन इससे उसके घाव भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। औषधीय गोली लेते हुए लॉन्ग चेन ने बाओएर को आदेश दिया कि वह उसके बारे में किसी को भी खबर न बताए, सिवाय उसकी मां को छोड़कर। हालांकि बाओएर को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्यों, फिर भी उसने लॉन्ग चेन पर भरोसा किया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। दवा लेने के बाद
हालांकि लॉन्ग चेन के पास औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए साधना का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी वह अपनी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में कामयाब रहा, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो गया। दूसरे दिन लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी मांसपेशियों को कसरत देते हुए उसके मुंह पर मुस्कान थी। बहुत बढ़िया। हालांकि वह दवा बहुत खराब थी, लेकिन औषधीय तत्व खुद उच्च गुणवत्ता के थे। मेरे पिछले मस्तिष्क के अलावा मेरी ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, और बची हुई ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। वह धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ा। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने एक असाधारण सुंदर युवक को देखा, जिसकी भौहें तलवारों जैसी और आंखें चमकीली थीं। लॉन्ग चेन ने गहरी सांस ली। आज से मैं लॉन्ग चेन अब पहले वाला लॉन्ग चेन नहीं रहूंगा। मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन चलने में अब कोई समस्या नहीं थी। लॉन्ग चेन कमरे से बाहर निकला और देखा कि सूरज पहले ही पूर्व दिशा से उग चुका था। 1 घंटे तक गहन विचार करने के बाद उन्होंने बाओएर को बुलाया और उसे औषधीय सामग्री की एक सूची दी, जिसे उसे ढूंढना था। हालांकि बाओएर की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा हो गई। लॉन्ग चेन को आश्चर्य हुआ कि यह क्या था, इससे पहले कि उसे जल्दी से याद आए कि वर्तमान लॉन्ग परिवार पैसे के लिए बहुत मुश्किल में था और बाओएर के पास ऋण प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा उसकी मां को अपने खुद के गहने नहीं बेचने पड़ते, जो उसके असाधारण रूप से कीमती दहेज का एक हिस्सा था। वर्तमान लॉन्ग परिवार पहले से ही बेहद खराब स्थिति में आ चुका था। अपनी जेब में हाथ डालने पर उसे 80 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिले। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसकी सूची में शामिल औषधीय सामग्री खरीदने के लिए काफी था। बाओएर ने लगन से काम किया और 2 घंटे से भी कम समय में वह औषधीय सामग्री खरीदने में कामयाब हो गई। लॉन्ग चेन ने तुरंत उन्हें नापना और अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया और फिर उन्हें एक बड़े कटोरे में उबाल लिया। 6 घंटे बाद एक बहुत ही गाढ़ा औषधीय तरल पदार्थ औषधीय सुगंध छोड़ रहा था। जैसे ही लॉन्ग चेन ने सस्ते औषधीय तरल पदार्थ वाले कटोरे में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं लॉन्ग चेन औषधीय तरल के इस एक कटोरे से शुरुआत करके दूसरों से ऊपर उठ जाऊंगा। अध्याय 2 घृणित मैल। औषधीय तरल उसके पेट में प्रवेश कर गया और लॉन्ग चेन ने जल्दी से अपने दिमाग का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में निर्देशित किया, जिससे वह उसकी हड्डियों में विलीन हो गई। सामान्य मार्शल कलाकार औषधीय ऊर्जा को डेंटियन के अंदर ही अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद ही वे इसे अपने पूरे शरीर में फैलाते हैं। हालांकि लॉन्ग चेन के पास कोई स्पिरिट रूट नहीं था, इसलिए उसका डेंटियन पूरी तरह से खाली था और उसके पास ऊर्जा को संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल इतना कर सकता था कि औषधीय ऊर्जा को हर कोशिका में फैलने दे। हालांकि यह औषधीय तरल केवल साधारण औषधीय जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन लॉन्ग चेन के जोड़ों और अनुपातों से गुजरने के बाद इसने आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय औषधीय प्रभाव दिखाया। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, अनगिनत छिद्र खुल गए। ऐसा लग रहा था मानो हर एक कोशिका भूख की स्थिति में थी, क्योंकि वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन की हद तक अवशोषित करने लगे थे। धमाका! लॉन्ग चेन के शरीर के अंदर से एक दबी हुई आवाज आई। उसकी बंद मेरिडियंस को जबरन खोल दिया गया और लॉन्ग चेन खुद को दबी हुई कराह से रोक नहीं सका। जब अन्य लोग साधना करते थे तो वे धीरे धीरे अपने शिरोबिंदु को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए डेंटियन की क्यूई का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें कोई दर्द नहीं होता था। हालांकि लॉन्ग चेन ऐसा नहीं कर सकता था।
वह केवल एक बाहरी ऊर्जा स्रोत उधार ले सकता था। यह ऊर्जा नदी के मैदान में बहने वाले समुद्र के पानी की तरह थी। इसकी हिंसक और क्रूर प्रकृति ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी झेल सके। यह दर्द, मैं इस दर्द को जरूर याद रखूंगा। लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उसकी आत्मा की जड़ नहीं चुराता तो वह ऐसा पागलपन भरा तरीका चुनने के लिए कैसे मजबूर हो सकता था। बैंग बैंग बैंग, उसके शरीर से लगातार धमाके की आवाजें निकल रही थीं, क्योंकि उसकी मेरिडियन एक एक करके खुल रही थीं। हर बार जब कोई मेरिडियन चैनल खुलता था तो तीव्र दर्द उसके शरीर को तहस-नहस कर देता था। जब आखिरकार उसकी सभी मेरिडियन खुल गईं, तो लॉन्ग चेन लगभग कोमा में चला गया। उसे 2 घंटे तक आराम करना पड़ा। उसके बाद वह धीरे धीरे खुद को तरोताजा कर पाया। अब जब दर्द खत्म हो चुका था तो लॉन्ग चेन को लगा कि उसके पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक के छिद्र खुल गए हैं। हर सांस के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहा था। बहुत बढ़िया, अब मैं अंतः साधना का अभ्यास कर सकता हूं क्योंकि मेरी शिरोबिंदु खुल गई हैं। लॉन्ग चेन ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। अपनी मेरिडियन खोलकर वह अंततः अपने छिद्रों के माध्यम से दुनिया से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता था ताकि उसका शरीर मजबूत हो सके। वास्तव में यद्यपि उसकी नाड़ियां अभी अभी खुली थीं, उस एक परिवर्तन ने उसके शरीर को शक्ति से भर दिया। उसने मुक्का मारा और उसके साथ आईसीटी जैसी हवा ने लॉन्ग चेन को मुस्कुरा दिया। उसने वह दर्द यूं ही नहीं सहा था। साधारण साधकों के लिए उन्हें पहले तथाकथित ची संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता था। जब वे ची को महसूस करने में सक्षम हो जाते थे तभी वे ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर पाते थे। हालांकि लॉन्ग चेन ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया था। औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके खुद को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई से जबरन जोड़कर वह अपनी मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने में कामयाब हो गया था, जो एक ही कदम के साथ क्यूई कंडेंसेशन में कदम रखने के बराबर था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसका शरीर उस स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र में डेंटियन के भीतर क्यूई के चक्रवातों को संघनित करना शामिल था। डेंटियन के बिना वह वास्तव में क्यूई कंडेंसेशन में नहीं था। हालांकि मैंने अपनी मेरिडियन को जबरन खोल दिया है, फिर भी मेरा बेकार डेंटियन असली क्यूई को पकड़ने में असमर्थ है। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो मैं इसे कुछ पलों से ज्यादा समय तक नहीं रख पाता। यह अभी भी काफी नहीं है। लॉन्ग चेन अपनी नई यादों में खो गया। उसकी लगभग सभी नई यादें सिर्फ कीमिया के बारे में थीं। लेकिन आखिरकार उसे अपनी एकमात्र याद मिल गई जो मार्शल आर्ट से जुड़ी थी, 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट। लॉन्ग चेन को सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट व्यावहारिक रूप से उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यह एक गुप्त तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की क्षमता को और भी अधिक उजागर करने में सक्षम थी। यह डेंटियन की नहीं बल्कि 9 सितारों की खेती करता था। वे 9 तारे शरीर के भीतर समाहित थे। एक बार जब वे सभी बन गए तो वे 9 डेंटियन के बराबर होंगे। जब उसने अपनी यादों में यह देखा तो वह लगभग खुशी से उछल पड़ा। लेकिन फिर जब वह इस तकनीक को समझना जारी रखता था तो उसे तुरंत ऐसा महसूस होता था जैसे उसके ऊपर बर्फ के पानी की एक बाल्टी फेंक दी गई हो। 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट को विकसित करने के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती थी। पहले तारे फेंगफू तारे को संघनित करने के लिए उसे व्यावहारिक रूप से अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर वह सिर्फ हवा से ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहना चाहता तो उसे संघनित करने के लिए 100 साल भी पर्याप्त नहीं होते।
पहले तारे को संघनित करने के लिए उसे भारी मात्रा में औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में औषधीय गोलियों के बिना वह उसमें साधना नहीं कर पाएगा। उनका लॉन्ग परिवार दिवालिया हो चुका था और उनके पास बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे पहले कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना चाहिए, लॉन्ग चेन ने खुद से कहा। अपने कपड़े बदलने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। इस समय दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी विशाल कुलीन संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे यह एक बेहद उजाड़ जगह लग रही थी। लॉन्ग चेन के पिता बॉर्डर सपरेशन मार्क्विस थे। वह वर्तमान में बर्बर सीमा पर चले गए थे। पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग चेन और उनकी मां को शाही राजधानी में हर किसी की ओर से कई बार तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें एक कुलीन परिवार का दर्जा प्राप्त था, लेकिन पहले की तुलना में वे पूरी तरह से दरिद्र थे। उनकी पूरी संपत्ति में केवल 10 या उससे ज्यादा नौकरानियां थीं जो उनके लिए कुछ अंशकालिक काम करती थीं, क्योंकि वे और लोगों को काम पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यह कहा जा सकता है कि समस्त कुलीन वर्ग में वे सबसे बुरे संकट में रहने वाला परिवार थे और लॉन्ग चेन स्वयं सबसे गरीब थे। फीनिक्स क्राई एम्पायर इस समय मार्शल आर्ट के स्वर्णिम युग में था। मूल रूप से हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लेकिन जैसा कि पता चला, लॉन्ग चेन के घटिया शरीर का मतलब था कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था, जिससे वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिस पर हर कोई उपहास करता था। लॉन्ग चेन के विपरीत उसके पिता लॉन्ग तियानक्सियाओ थे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे ताकतवर थे और उनके साथ बर्बर सीमा की रक्षा करते हुए, भले ही बर्बर जनजातियां क्रूरता से हमला करें, वे फीनिक्स क्राई साम्राज्य के भीतर आधा फुट भी कदम रखने की क्षमता नहीं रखते थे। लॉन्ग तियानक्सियाओ इस पीढ़ी के फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सैन्य देवता थे, जबकि लॉन्ग चेन एक ऐसा कचरा था जो क्यूई को भी महसूस नहीं कर सकता था। लोगों को यह महसूस करने से रोकना असंभव था कि इस बाघ पिता का एक कुत्ता जैसा बेटा था। अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन लॉन्ग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि उस दिन सैवेज मार्क्विस के बेटे जो याओयांग ने लॉन्ग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह उसके पिता का बेटा नहीं है। लॉन्ग चेन का गुस्सा तुरंत आसमान पर चढ़ गया था। जो याओयांग ने स्पष्ट रूप से अपनी मां को बेवफा कहकर अपमानित किया था। लॉन्ग चेन के गुस्से ने उसे इतना भ्रमित कर दिया था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी क्यूरी संघनन के 7वें स्वर्ग चरण में एक मजबूत व्यक्ति था, जबकि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जो क्यूरी को महसूस करने में भी असमर्थ था। वह मूल रूप से अपमानित होने की मांग कर रहा था। परिणामस्वरूप बाद में उसे इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गया और लगभग मर गया। उसे घर भेज दिया गया और इस खबर के कारण लॉन्ग चेन शाही राजधानी में काफी समय तक उपहास का पात्र बना रहा। अपनी कुलीन संपत्ति को छोड़कर लॉन्ग चेन सीधे शाही राजधानी के 100 जड़ी बूटियों के बाजार में गया। यह वह जगह थी जहां सभी प्रकार की कीमती औषधीय सामग्री बेची जाती थी। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वह था औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की स्थिति को समझना। सड़क पर काफी लोग थे और जब उन्होंने लॉन्ग चेन को पहचाना तो वे उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि लॉन्ग चेन पहले से ही इसकी आदी थी, लेकिन साथ ही वह अंदर ही अंदर कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके अपने पिता ने पूरी बर्बर सीमा को दबा दिया था, जो एक अद्भुत पुण्य कार्य था जिसने पूरे साम्राज्य की रक्षा की। हालांकि इसके लिए उसे क्या मिला था? इस मां और बेटे की जोड़ी को शाही राजधानी में बदमाशी और अपमानजनक नजरों से पीड़ित होना पड़ा था और लॉन्ग चेन को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। इसे कैसे बदला माना जा सकता है?
उसके पिता द्वारा संरक्षित लोगों के एक समूह ने उसके बेटे को तिरस्कार भरी नजरों से देखा था। यह उसका बदला था। लॉन्ग चेन ने अपने कदम तेज कर दिए। हालांकि उसे इस तरह की घूरने से डर नहीं लगता था, लेकिन वह हमेशा थोड़ा उदास हो जाता था। लेकिन इस समय उसका रास्ता अचानक लोगों के एक समूह ने रोक दिया। अय्या, क्या तुम सच में लॉन्ग चेन हो? मैंने सुना है कि तुम्हें इस हद तक पीटा गया था कि तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान पा रहे थे, तो तुम इतने जिंदादिल कैसे हो कि आज तुम भाग गए? लॉन्ग चेन के सामने एक 16 वर्षीय किशोर खड़ा था, जो भड़कीले कपड़े पहने हुए था और दो गार्डों के साथ उस पर व्यंग्य कर रहा था। यह व्यक्ति भी एक कुलीन परिवार में एक कुलीन उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुआ था और उसे ली हाओ कहा जाता था। हालांकि अभिजात वर्ग के भीतर उसका स्थान ऊंचा नहीं था और उसकी हैसियत लॉन्ग चेन के बराबर नहीं थी। आखिरकार फीनिक्स क्राई साम्राज्य में कुलीनता और हैसियत केवल गौण थी, क्योंकि ताकत अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ली हाओ सड़क के ठीक बीच में खड़ा था और अगर लॉन्ग चेन को गुजरना था तो उसे उसके बीच से होकर गुजरना होगा। अगर यह पहले वाला लॉन्ग चेन होता तो वह पीछे मुड़कर वापस चला जाता, लेकिन आज के लॉन्ग चेन ने ली हाओ को देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ते भी जानते हैं कि सड़क को बाधित नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम एक कुत्ते के बराबर भी अच्छे नहीं हो। लॉन्ग चेन, ऐसा लगता है कि तुम्हें वह सबक याद नहीं है जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। अगर तुम फिर से अपनी जान की परवाह किए बिना हारना चाहते हो तो चलो मार्शल अखाड़े में लड़ते हैं। ली हाओ के हाव भाव बदल गए और एक बार फिर उसे ताना मारा। इसलिए मैंने कहा कि तुम कुत्ते हो। बस झो याओयान के साथ बकवास खाओ। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। वह इस तरह के व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अपने मामलों को खुद संभालना था, इसलिए उसने उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। लॉन्ग चेन, तुम यही मांग रहे हो? ली हाओ को गुस्सा आने से नहीं रोका जा सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक रहने वाला लॉन्ग चेन वास्तव में इस तरह से अड़ियल व्यवहार करेगा कि वह उस पर ध्यान ही नहीं देगा। उसने लॉन्ग चेन का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ा दीं। लॉन्ग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, एक व्यक्ति उसके पास आया और ली हाओ को कोसने लगा। ली हाओ, तुम ही इसके लिए कह रहे हो? तुम कौन होते हो जो मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत करोगे? जो व्यक्ति आया था वह 18 साल का एक बहुत लंबा लड़का था। उसकी लंबाई खास तौर पर 7 फीट थी, जो उन दोनों से एक सिर ज्यादा थी और बहुत डराने वाली थी। शी फेंग, यह तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल न दो। जब ली हाओ ने शी फेंग को देखा तो वह सिर्फ इतना कर सका कि वह कमजोर होने के बावजूद भी कठोर व्यवहार करे। शी फेंग भी एक कुलीन उत्तराधिकारी था जिसकी हैसियत लगभग उसके जैसी ही थी, लेकिन शी फेंग एक मजबूत व्यक्ति था जो क्यूई संघनन के 8वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था, जबकि वह क्यूई संघनन के सिर्फ तीसरे स्वर्ग चरण पर था। इसके अलावा शी फेंग के पास एक जन्मजात ताकत थी, जिसका मतलब था कि उसके जैसे ही रैंक के लोगों में से केवल कुछ ही लोग उसके बराबर के थे। इसलिए ली हाओ में शी फेंग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। भाई लॉन्ग चेन, मैंने सुना है कि उस कमीने झो याओयान ने तुम्हें पीटा है। क्यों न मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूं? शी फेंग ने लॉन्ग चेन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर आक्रोश भर गया। लॉन्ग चेन ने अपने सामने खड़े उस विशालकाय व्यक्ति को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्मजोशी महसूस हुई। शाही राजधानी में शी फेंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे अपना भाई मानता था। नहीं धन्यवाद, मेरी दुश्मनी ऐसी चीज है जिसका बदला मैं खुद चुकाऊंगा।
बस इसकी चिंता मत करो। लॉन्ग चेन ने हल्की हंसी में शी फेंग के कंधे को थपथपाया। जब शी फेंग ने लॉन्ग चेन को यह कहते सुना तो उसने सोचा कि लॉन्ग चेन शायद अपनी छवि को लेकर चिंतित है और इसलिए उसने इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया। चलो मेरे साथ टहलने चलो, लॉन्ग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा और वह शी फेंग को टहलने के लिए ले गया। जब ली हाओ ने देखा कि वे दोनों उसे हवा समझते हैं तो वह गुस्से में कोसने से खुद को रोक नहीं सका। लॉन्ग चेन, तुम छोटे कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे द्वंद्वयुद्ध में लड़ोगे। वे अभी कुछ कदम ही चले थे कि ली हाओ ने यह कहा और वे रुक गए। लॉन्ग चेन की आंखों की गहराई से एक मजबूत हत्या का इरादा चमक रहा था क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। क्या तुम मेरे साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहते हो? लॉन्ग चेन की आवाज बेहद ठंडी थी। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह थे जिससे लोगों की हड्डियां कांप उठती थीं। ली हाओ कांपने से खुद को नहीं रोक सका। किसी कारण से उसे लगा कि आज का लॉन्ग चेन थोड़ा अलग था, लेकिन उसके बड़े शब्द पहले ही बोले जा चुके थे, इसलिए अगर इस समय वह कायरतापूर्ण व्यवहार करेगा तो वह पूरी शाही राजधानी की हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा वह पहले से ही लॉन्ग चेन को बार बार परेशान करने का आदी था, इसलिए उन अनुभवों के साथ उसने अपने दिल में उठने वाले डर को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं है, तुम द्वंद्वयुद्ध स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो, ली हाओ ने ऊंची आवाज में मजाक उड़ाया। कोई समस्या नहीं, हालांकि मैं कुछ दांव जोड़ना चाहता हूं, लॉन्ग चेन ने एक पल सोचने के बाद कहा। दांव लगाना? हाँ हाँ, तुम्हारा लॉन्ग परिवार खुद का पेट भरने में असमर्थ है, तुम दांव पर क्या लगाने जा रहे हो? तुम अपने परिवार की संपत्ति का उपयोग कर सकते हो या फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओ, ली हाओ ने ठंडे लहजे में मजाक उड़ाया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि लॉन्ग चेन के मुंह के कोने में एक कठोर मुस्कान थी जिसमें कुछ छिपे हुए इरादे लग रहे थे। भाई शी, क्या आप मुझे अपनी मार्शल तलवार उधार दे सकते हैं? लॉन्ग चेन ने पूछा। इसे लें। शी फेंग को इसे छोड़ने में कुछ नाराजगी तो हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार सौंप दी। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और उसने चुपचाप अपने दिल में यह एहसान दर्ज कर लिया। ली हाओ की ओर देखते हुए उसने कहा, यह मार्शल तलवार उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 8,000 सोने के सिक्कों की है। आज के लिए मैं इसे 5,000 सोने के सिक्कों के रूप में ही गिनूंगा। अगर तुम जीतते हो तो तुम मार्शल तलवार ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे 5,000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह कैसा लग रहा है? ली हाओ का दिल कांप उठा। शी फेंग की तलवार उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी थी और एक मास्टर द्वारा गढ़ी गई थी। इसकी कीमत निश्चित रूप से कम 8,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। आज इस मूर्ख लॉन्ग चेन ने वास्तव में ऐसी चीज को शर्त के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। ली हाओ ने बहुत पहले ही अंदर हंसना शुरू कर दिया था। उसने एक बार फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पता नहीं, अगर कोई हार जाए तो क्या वह शर्त से मुकर जाएगा? चिंता मत करो, मैं शी फेंग इसकी गारंटी लूंगा। शी फेंग ने ठंडी मुस्कान दी। अच्छा, तो चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्शल एरिना में चलते हैं। अगर आज मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो भविष्य में मैं ली हाओ नहीं बन पाऊंगा। ली हाओ बहुत ही उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाया और उसने बहुत जोश से बात की। लॉन्ग चेन का चेहरा अभी भी शांत था, हालांकि उसकी आंखों में कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ली हाओ झो याओयांग के कुत्तों में से एक था, इसलिए लॉन्ग चेन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आजकल वे हमेशा उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आखिर किस तरह की छिपी हुई साजिश थी? हालांकि चाहे वह किसी भी तरह की साजिश हो, सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आ ही जाती है। लॉन्ग चेन सीधे शाही राजधानी के बाहर मार्शल अखाड़े में चला गया।
अध्याय 3 उसके तीखे पक्ष का खुलासा। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में सैन्य प्रथाएं बहुत प्रचलित थीं और इसलिए कुछ विवाद अपरिहार्य थे। इस प्रकार शाही राजधानी के बाहर एक जीवन और मृत्यु मंच बनाया गया था जहां लोग अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझा सकते थे। जब तक दोनों पक्ष सहमत होते और मार्शल अखाड़े के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते, तब तक एक बार जब वे मार्शल अखाड़े में प्रवेश करते तो भले ही वे अपने प्रतिद्वंद्वी को मार देते, उन्हें शाही राजधानी से कोई दंड नहीं मिलता। ज्यादातर दिनों में यह जगह भीड़ से भरी रहती थी और आज भी ऐसा ही था। लेकिन कुछ मैच खत्म होने के बाद दो युवा स्टेज पर चढ़ गए और हंगामा मचा दिया। क्या वह व्यक्ति लॉन्ग चेन नहीं है? वह यहाँ क्यों आया? हाँ, कल उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या आज उसका यहाँ होना अजीब नहीं है? मुझे यकीन है कि वह अब और जीना नहीं चाहता और चाहता है कि कोई उसे यहीं पीट पीट कर मार डाले। उनके पिता लोंग तियानशियाओ को सीमा दमन मार्क्विस कहा जा सकता है और वे इस पीढ़ी के सैन्य देवता थे, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें सैन्य देवता की उपाधि दी वे गरीब लोग थे जिन्हें युद्धों और संघर्षों से कष्ट सहना पड़ा था। शाही राजधानी में जो अमीर लोगों से भरी हुई थी, हर कोई शांति और समृद्धि में था, इसलिए लोग लोंग तियानक्सियाओ को, जो एक आम परिवार में पैदा हुआ था, अपने बराबर नहीं मानते थे। और इस तरह पूरी शाही राजधानी में केवल कुछ ही लोग लोंग चेन का सम्मान करते थे। लॉन्ग चेन, तुम बेकार के आदमी हो, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम बिना किसी कारण के कार्रवाई रोक रहे हो? कौन तुम्हारी मार्शल आर्ट देखना चाहेगा? जल्दी करो और इसे हराओ। हाँ, अगर तुम खुद को मारना चाहते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां लोग न हो। कोई भी ऐसे कचरे को नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। कुछ ही क्षण में सैकड़ों लोगों की भीड़ जोर जोर से गालियां देने लगी। उनमें से किसी ने भी लॉन्ग चेन के प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाई। हालांकि दूर एक कोने में घूंघट ओढ़े दो युवतियां उसे ध्यानपूर्वक देख रही थीं। बहन, वह तुम्हारा मंगेतर है? वह इतना अभावग्रस्त क्यों लग रहा है? उसके शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं है, एक युवती ने निराश होकर कहा। अगर पिताजी इतने स्वार्थी नहीं होते तो उन्होंने मेरी शादी तब नहीं तय की होती जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यह वाकई परेशान करने वाला है, दूसरी युवती ने जवाब दिया। मार्शल एरिना में लॉन्ग चेन ने उन दो युवतियों पर ध्यान ही नहीं दिया जो उस पर जासूसी कर रही थीं, और उसने भीड़ के उपहास का भी कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उदासीनता से ली हाओ को देखता रहा। ली हाओ ने लोगों के शोरगुल की ओर इशारा किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देखा, तुम एक अवांछित कचरा हो और अगर तुम समझदार होते तो तुम अपना सिर कुचलकर मर जाते। लॉन्ग चेन उसे उदासीनता से देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। डोंग, घंटी की आवाज गूंजी जो द्वंद्वयुद्ध की शुरुआत का संकेत थी। जब घंटी बजी तो जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक महीन रेखा रह गई। घंटी बजने से पहले से ही उपद्रवी भीड़ शांत हो गई। आखिर यह जीवन मरण की लड़ाई थी। कौन जानता था कि कब किसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? बहन, तुम्हारे इस मंगेतर के पास कोई साधना आधार नहीं है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी क्यूई संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? युवती ने पूछा। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? उसका मरना ठीक है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी युवती ने उदासीनता से नाक भौं सिकोड़ी। हालांकि उसने ये शब्द कहे थे, लेकिन उसने पहले ही एक बहुत ही अजीब और पुराना रेशमी जाल निकाल लिया था। यह मत कहो कि तुम्हें परवाह नहीं है, तुमने पहले ही अपना मार्शल हथियार निकाल लिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी परवाह है। और तुम्हें पता है,
हालांकि उसकी साधना प्रतिभा बेकार है, लेकिन वह इतना बुरा नहीं दिखता। अगर तुम उसे नहीं चाहते हो तो तुम उसे मुझे दे सकते हो, दूसरी युवती ने हंसते हुए मजाक किया। कोई व्यक्ति तुम्हें यूं ही कैसे दे दिया जा सकता है? अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम मेरे विवाह के समझौते से हटने का इंतजार कर सकती हो। उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो, दूसरी महिला ने गुस्से से जवाब दिया। ही। मार्शल अखाड़े में लॉन्ग चेन शुरू से लेकर आखिर तक पानी की तरह शांत रहा। कल के उस व्यक्ति से तुलना करें जो पूरे गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था। लॉन्ग चेन, अपनी मौत के करीब होने पर तुमने अचानक शांत होने का फैसला किया। चिंता मत करो, तुमने जो दांव लगाया है उसके कारण मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। ली हाओ बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी था। तुम सच में बहुत बकवास करते हो। जल्दी करो और मेरे पास आओ, मुझे अभी और भी काम करने हैं, लॉन्ग चेन ने थोड़े अधीर तरीके से जवाब दिया। क्योंकि पूरा दर्शक मंडल एकदम शांत था, इसलिए लॉन्ग चेन का हर एक शब्द भीड़ के कानों में पहुंचने में कामयाब रहा और एक ही पल में मार्शल अखाड़े को देख रहे सभी लोग उपहास करने लगे। ली हाओ, तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस बच्चे को पीट पीट कर मार डालो। वह वाकई हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने ली हाओ को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उसे पुकारा। ली हाओ के चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभरी और अब वह हिचकिचा नहीं रहा था, क्योंकि संघनन के उसके तीसरे स्वर्ग चरण की शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल आई। उसका पैर मार्शल एरिना पर थोड़ा दबा और वह तुरंत लॉन्ग चेन की ओर बढ़ा, अपनी मुट्ठी को मुक्का मारते हुए। जब ली हाओ ने हमला करना शुरू किया तो नीचे खड़ी भीड़ जयकारे लगाने लगी। वर्तमान ली हाओ का रूप बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। अच्छा हमला, यह विंड जेड ट्री फिस्ट है। कुछ लोगों ने इस कदम को पहचाना और खुशी मनाई, लेकिन दूर खड़ी दोनों युवतियों के चेहरे पर तिरस्कार और उपहास दोनों ही झलक रहे थे। लॉन्ग चेन ने भी इसी तरह व्यंग्य किया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण चाल, गलतियों से भरी हुई, अभी भी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मुट्ठी उसकी ओर बढ़ रही थी और तेज हवा सीटी बजाते हुए उसके पास आ रही थी, लेकिन लॉन्ग चेन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक इंच भी नहीं हिला। हाँ, इस कूड़े को तो चकमा देना भी नहीं आता, मंच के नीचे से कुछ लोग व्यंग्यात्मक लहजे में बोले। हालांकि जब वह उपहास अभी अभी चिल्लाया गया था, ली हाओ की मुट्ठी लॉन्ग चेन के चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर पूरी तरह से रुक गई। शुरू में मजाक उड़ा रही भीड़ अचानक पूरी तरह से चुप हो गई। उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन के एक पैर ने ली हाओ के पैरों के बीच के क्षेत्र में जोरदार लात मारी थी। खुशी से चमकते और सुंदर दिखने वाले ली हाओ का चेहरा अब बैंगनी बैंगन जैसा हो गया था। लॉन्ग चेन की लात ने उसे बहुत तेज दर्द दिया, जिससे उसके चेहरे की बनावट बिगड़ गई और वह हिल नहीं पा रहा था। हालांकि वह दर्द से हिलने में सक्षम नहीं था, लेकिन लॉन्ग चेन हिल सकता था। बस इस संक्षिप्त विराम में लॉन्ग चेन ने ली हाओ के बाल पकड़ लिए, उन्हें जोर से खींचा और अपने घुटने से जोरदार तरीके से लात भी मारी। स्लैम स्लैम स्लैम। लॉन्ग चेन ने अपने कार्यों को बेहद ताज़ा तरीके से पूरा किया और थोड़े समय में उनके मजबूत और तेज लयबद्ध कार्यों ने लोगों को बहुत ही तीव्र प्रदर्शन दिया। ली हाओ के शरीर से हड्डियां टूटने की अप्रिय आवाजें निकल रही थीं। उसकी नाक पहले से ही धंसी हुई थी, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वह खुद भी पहले से ही बेहोश था। एक पल के लिए भीड़ से एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि क्यूई संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में एक मजबूत व्यक्ति को एक कूड़े से, जिसके पास कोई साधना आधार नहीं था, इतनी जल्दी हरा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह काम सबसे साफ सुथरे और सबसे कुशल तरीके से किया था।
इस तरह का नतीजा उस भीड़ के मुंह पर जोरदार तमाचा था जो उनका मजाक उड़ा रही थी। यहाँ तक कि दूर से देख रही दो युवतियां भी पूरी तरह से चौंक गईं। हालांकि ली हाओ उनके लिए कुछ भी नहीं था और उनके हाथों की एक लहर से उसे आसानी से मार दिया जा सकता था। लेकिन लॉन्ग चेन उनके जैसा नहीं था। शुरू से ही लॉन्ग चेन ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी अंश इस्तेमाल नहीं किया था और ली हाओ को हराने के लिए उसने पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति की क्षमताओं पर भरोसा किया था। लॉन्ग चेन जीत गया। मंच के नीचे से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई जो अक्सर मार्शल अखाड़े और उसके पंजीकरण का प्रभारी होता था। लॉन्ग चेन के पेट में कई बार तेजी से उतार चढ़ाव हुआ और केवल बड़ी इच्छा शक्ति के साथ ही वह अपने अंदर की हत्या की मंशा को रोकने और दबाने में कामयाब रहा। अभी लोगों को मारने का समय नहीं था। वह इतने लंबे समय से प्रताड़ित था और अब जब वह फूट पड़ा था तो उसके लिए इसे वापस लेना मुश्किल था। लेकिन जैसा कि बाकी दुनिया ने देखा, लॉन्ग चेन की हरकतें ताकत की कमी के कारण लग रही थीं, जैसे वह सांस के लिए हांफ रहा हो। लॉन्ग चेन मंच से उतरकर बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसने वह तलवार प्राप्त की जिसे उसने दाव के रूप में इस्तेमाल किया था। साथ ही एक क्रिस्टल कार्ड भी प्राप्त किया जिस पर 5000 सोने के सिक्के लगे थे। यहाँ नियमों में कहा गया था कि उन्हें मैच से पहले रेफरी को दाव सौंपना होगा ताकि यह दिखाया जा सके कि यह बराबरी का मामला है और साथ ही लड़ाई के दौरान किसी के पीछे हटने की संभावना भी कम हो। मार्शल तलवार प्राप्त करने के बाद लॉन्ग चेन ने सीधे इसे शी फेंग को लौटा दिया। क्रिस्टल कार्ड को अपने लबादे में रखते हुए वह कुछ हद तक उत्साहित हो गया। हालांकि 5000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इससे उनके परिवार की निराशाजनक स्थिति को थोड़ा ठीक करने में मदद मिल सकती थी। उन्हें साम्राज्य से वजीफा मिले हुए बहुत समय हो गया था और आजकल लॉन्ग परिवार तेजी से उस स्थिति में पहुंच रहा था जहां वे खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के सामने वे दोनों बिना किसी हड़बड़ी के वहां से चली गईं। दोनों युवतियों ने लॉन्ग चेन को जाते हुए देखा और उसके तुरंत बाद वे भी गायब हो गईं। यह खबर कि लॉन्ग चेन ने ली हाओ को हरा दिया है तेजी से फैलती हुई प्रतीत हुई। कुछ ही समय में पूरे शाही राजधानी को इसके बारे में पता चल गया। इस खबर ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। एक ऐसा कचरा जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता, उसके साथ निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से देखने तथा यह समाचार मिलने के बावजूद कि ली हाओ को वापस उसकी संपत्ति में ले जाया गया, बहुत से लोग अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ थे। लॉन्ग चेन अपनी कमाई को शी फेंग के साथ बांटना चाहता था, लेकिन शी फेंग पूरी तरह से अनिच्छुक था। अंत में उसने जल्दी से बहाना बनाया कि उसे जल्दबाजी में जाने से पहले कुछ काम करने थे। उसने लॉन्ग चेन से यह भी नहीं पूछा कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अपने दिल में इस उपकार को याद करते हुए लॉन्ग चेन सीधे 100 जड़ी बूटियों के बाजार में गया। 100 जड़ी बूटियों के बाजार में प्रवेश करते हुए लॉन्ग चेन ने उनकी औषधीय सामग्रियों की सूची मांगी। इस पर विभिन्न औषधीय सामग्रियों के नाम और कीमतों की बहुत स्पष्ट रिकॉर्डिंग थी। लॉन्ग चेन ने फेंग फू पिल 1 को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय सामग्रियों को देखा। यह काफी भाग्यशाली था कि फेंग फू पिल के लिए औषधीय सामग्री विशेष रूप से असामान्य नहीं थी। हालांकि कीमत देखकर लॉन्ग चेन के दिल में खून बहने लगा। अब उसके पास जो सोने के सिक्के थे वे सिर्फ 3 हिस्से की दवा खरीदने के लिए ही काफी थे। लेकिन वह इन औषधीय सामग्रियों पर सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अभी भी शोधन के लिए औषधीय भट्टी खरीदने की जरूरत थी, साथ ही कुछ अन्य औषधीय सामग्री भी खरीदनी थी। उसके पास जो कुछ सोने के सिक्के थे वे जलती हुई गाड़ी को बुझाने के लिए पानी के प्याले की तरह थे।
हालांकि इसे न खरीदना भी अस्वीकार्य था, इसलिए लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए और 1200 सोने के सिक्के खर्च करके सबसे खराब गुणवत्ता की कांस्य भट्टी खरीद ली। उन्होंने फेंगफू गोली के लिए औषधीय सामग्री का एक सेट और साथ ही ऊर्जा रिकवरी पाउडर के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री भी खरीदी। जब तक लॉन्ग चेन ने 100 जड़ी बूटी बाजार छोड़ा, तब तक उसके क्रिस्टल कार्ड पर केवल 500 सोने के सिक्के थे। घर वापस आकर लॉन्ग चेन सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा कसकर बंद करके उसने बाओएर को आदेश दिया कि वह सबको बताए कि उसे परेशान न किया जाए। वह जानता था कि उसकी मां को यह खबर जरूर मिलेगी कि वह एक बार फिर मार्शल आर्ट में भाग लेने गया है। उसे डर था कि उसकी मां चिंतित हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर बाओएर से कहा कि वह उसे रोक दे। वैसे भी उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी मां को बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर मिनट के हर सेकंड का लाभ उठाना था। उसे यकीन था कि वर्तमान लॉन्ग परिवार की दुर्दशा उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी, और उसे संकट के आने का आभास हो गया था। लॉन्ग चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा हिलने लगी और उसके हाथ में ज्वाला का एक समूह दिखाई दिया। यह एक गोली साधक की एकत्रित गोली ज्वाला थी। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने ज्वाला के इस गोले को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यह ज्वाला बहुत कमजोर थी। गोली की ज्वाला एक गोली साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनाई गई थी और विशेष संचालन विधियों के माध्यम से इसे आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वाला में संघनित किया गया था। हालांकि वर्तमान लॉन्ग चेन की गोली ज्वाला का तापमान अन्य साधारण गोली ज्वालाओं की तुलना में भी बहुत कम था। इसके अलावा लॉन्ग चेन ने पाया कि उसके डेंटियन के बिना वह 1/4 घंटे से अधिक समय तक गोली की लौ को बनाए नहीं रख सकता था, जो औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लॉन्ग चेन ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि सौभाग्य से उसके पास बैकअप प्लान था, जो पहले एनर्जी रिकवरी पाउडर को परिष्कृत करना था। औषधीय सामग्री को भट्टी में डालकर उसने उन्हें एक एक करके परिष्कृत किया। इस बार उसने अपनी पिल फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लकड़ी से सामान्य आग का इस्तेमाल किया। जब सभी औषधीय सामग्री परिष्कृत हो गई तो उसने उन्हें ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल बनाने के लिए पानी के एक जग में डाल दिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली और खुद को आधिकारिक तौर पर फेंगफू गोली के शोधन को शुरू करने के लिए तैयार किया।